हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ओरिजिन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ही बताया था और आपको वैसे भी पता होगा कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, यानी कि कुछ चीज़ों को ऐड करना। तो एडिशन हम लोग पहले सीखते हैं बचपन में, या सब्ट्रैक्शन हम लोग ऑब्वियसली एडिशन पहले सीखते हैं। तो उसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस का जो आइडिया है ना, इंटीग्रेशन का आइडिया या समेशन का आइडिया, इसका ओरिजिनल आइडिया तो बहुत ही पहले, हजारों साल पहले ग्रीक मैथमेटिशियंस या और भी कुछ कंट्रीज़ में होंगे कुछ लोग, उनके दिमाग में आया। और वो आइडिया क्यों आया मैं अभी बताता हूँ। तो इंटीग्रल कैलकुलस का जो ओरिजिनल आइडिया है वो बहुत पहले आया था। डिफरेंशियल कैलकुलस तो उसके काफ़ी बाद आया, लेकिन हम लोग कैलकुलस की बुक में ऑब्वियसली डिफरेंशियल कैलकुलस पहले पढ़ते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस रिलेटिवली आसान होता है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंटीग्रल कैलकुलस तो आर्किमिडीज के ज़माने में आया, और उस ज़माने में इंटीग्रल कैलकुलस कैसे आया मैं बताता हूँ। अगर आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन दे दिया जाए, मान लीजिए कि एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, और पूछा जाए कि इसका एरिया बताओ, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का L इंटू बी हो जाता है। किसी भी पॉलीगॉन का एरिया आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और पॉलीगॉन कैसा फिगर होता है, वो ऐसा फिगर होता है जो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है। तो जब तक आपको स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर दिया जा रहा है तो उसका एरिया तो फाइंड करना बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा एरिया दे दिया जाए जो कर्व्ड लाइन से बना हुआ है, मान लीजिए कि इस तरह का कोई एरिया है, या सबसे सिंपल केस ले लीजिए कि अगर कोई सर्कल है, तो इस सर्कल का एरिया कैसे फाइंड किया जाए, ये फाइंड करना उस टाइम में थोड़ा सा मुश्किल था। तो जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे ना, आर्किमिडीज और उसके चेले चपाटे, वो सब इस पे बहुत काम कर रहे थे कि किस तरह हम लोग कर्व्ड फिगर के एरिया को फाइंड करें। क्वेश्चन ये था कि इस तरह का अगर कोई कर्व्ड फिगर है, कोई पैराबोला है, और कोई उनसे ये पूछता था कि बताओ तो इस पैराबोला का एरिया कितना है फ्रॉम 0 to a, तो उस एरिया को फाइंड करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में उन्होंने एक मेथड का इजाद किया, मेथड का आविष्कार किया। वो मेथड क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको फाइंड करना है इस सर्कल का एरिया। अब आप इस सर्कल का एरिया तो फाइंड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि उस ज़माने में वो पाई आर स्क्वायर वगैरह का फॉर्मूला उनको नहीं पता था, तो उन लोगों ने क्या किया कि इस सर्कल को अप्रॉक्सीमेट कर दिया एक ट्राइंगल से। अब अगर आप इस सर्कल को इस ट्राइंगल से अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो जो ट्राइंगल का एरिया है, क्या वो सर्कल के एरिया के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तीनों तो छूट गया है। यानी कि ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन बहुत ही क्रूड अप्रॉक्सीमेशन है, बहुत ही गंदा अप्रॉक्सीमेशन है। उस अप्रॉक्सीमेशन में ये एरर हो गया। तो अगर आप एक सर्कल को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं ट्राइंगल से, तो अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बहुत ही गंदा होगा। तो इस चीज़ से उनको आइडिया आया कि हम लोग इस सर्कल को ट्राइंगल से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको एक रेक्टेंगल से या स्क्वायर से अप्रॉक्सीमेट करें तो हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो ग्रीक मैथमेटिशियंस ने वही किया। ट्राइंगल से जब इस सर्कल को अप्रॉक्सीमेट किया तो देखा कि एरर जो है वो ज़्यादा है। फिर उस सर्कल को एक स्क्वायर से अप्रॉक्सीमेट किया तो ये एरर वाला पोर्शन थोड़ा सा घट गया। फिर उस सर्कल को एक पेंटागन से अप्रॉक्सीमेट किया तो ये एरर वाला पोर्शन और घट गया। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन आप बढ़ाते जा रहे हैं, ट्राइंगल से स्क्वायर, स्क्वायर से पेंटागन, पेंटागन से हेक्सागन, तो जो एरर है ना, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ पॉलीगॉन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो घटता जा रहा है। इसी चीज़ को वो लोग और बढ़ाते गए, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बढ़ाते गए, तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बढ़ता जा रहा है, ये देखिए एरर बिल्कुल घटता जा रहा है। देख रहे हैं ना, एरर अब कितना कम हो गया। ये मान लेते हैं कि ये 12 या 14 साइड का कोई पॉलीगॉन है, तो एरर देखिए बहुत ही कम हो गया। तो यहाँ से उनको आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि अगर हमें कोई कर्व्ड एरिया दे रखा है तो उस कर्व्ड एरिया को हम लोग रेक्टेंगल या किसी पॉलीगॉन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और उस पॉलीगॉन का अगर नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करता जाए तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगॉन के इंक्रीज होंगे एरर घटता जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट एरिया और अप्रॉक्सीमेट एरिया में अंतर कम होता जाएगा। यानी कि ये जो
एरिया ऑफ पॉलीगॉन है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल हो जाएगा। तो ये की फंडा था और पूरे इंटीग्रल कैलकुलस का ये मूल मंत्र है। आपको फाइंड करना है किसी कर्व्ड रीजन का एरिया, तो उस कर्व्ड रीजन को आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, और जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करता जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करता जा रहा है तो एरर घटता जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट एरिया जो है वो एग्जैक्ट एरिया के इक्वल होता जा रहा है। और इसी मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ एग्जॉशन। और इस मेथड को मेथड ऑफ एग्जॉशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए आपको फाइंड करना है ये सर्कल का एरिया, उसके एरिया को आपने एग्जॉस्ट कर दिया। किस चीज़ से एग्जॉस्ट कर दिया? फ्रॉम एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बढ़ाते जा रहे हैं, क्या हुआ? इस सर्कल का एरिया एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि सर्कल और पॉलीगॉन के एरिया में कोई अंतर नहीं बचा। तो इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ एग्जॉशन। मेथड ऑफ एग्जॉशन में क्या होता है कि आपको जिस चीज़ का एरिया फाइंड करना है उसके एरिया को आप एग्जॉस्ट कर देते हैं वैसे किसी शेप के एरिया से जिसका एरिया आपको पता है। जैसे कि एक रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन है, उसका एरिया तो हर किसी को पता होता है, सिंपल ट्रायंगल के फॉर्मूला को इंटू एन टाइम्स कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये जो तरीका है ना, बिल्कुल सही तरीका है सर्कल के एरिया को फाइंड करने का। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके एग्जैक्टली यही दिखाऊंगा कि एक सर्कल का जो एरिया है वो उस पॉलीगॉन के एरिया के बराबर हो जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन टेंड टू इन्फिनिटी। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है और n साइडेड पॉलीगॉन है, उसका मैंने एक ट्रायंगुलर पोर्शन लिया है, यानी कि उस पॉलीगॉन का ये एक साइड हुआ, ये एक साइड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। इस एक पोर्शन का एरिया क्या होगा? आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल कंटेंट। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए। ये तो आप लोगों ने बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। ये साइड का लेंथ क्या है? आर है, इसका लेंथ क्या है? आर है। तो इस ब्लू वाले ट्रायंगल का इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ आर इंटू साइन थीटा। ये क्लियर होगा सबको? इस एक ट्रायंगल का ये एरिया हो गया। इस तरह के कितने ट्रायंगल होंगे? क्योंकि ये n साइडेड पॉलीगॉन है, ये हमने अभी एक साइड ही लिया है, तो इस तरह के तो n साइड्स होंगे, n साइड्स होंगे तो इस तरह के n ट्रायंगल्स बनेंगे, यानी कि टोटल एरिया ऑफ ऑल दोज n ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? उन सभी का एरिया क्या हो जाएगा? आप इसमें हाफ इंटू n टाइम्स कर दीजिए आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये थीटा क्या बला होगी? थीटा देखिए क्या होगा, ये पूरा एंगल होता है 2 पाई, ये एक साइड है, तो एक साइड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई n। सिंपल सिमेट्री है ना, पूरा ये एंगल होता है 2 पाई, ये एक साइड है किस पॉलीगॉन का? n साइडेड पॉलीगॉन का, तो एक साइड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई n, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 पाई बाई n। अब इस चीज़ को देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप इस n को ऊपर से नीचे ले आइए, यहाँ पर एक 2 है ही और ऊपर में भी पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग इस एरिया को ऐसे लिख दें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 पाई बाई n और नीचे में आ जाएगा 2, यहाँ पर है तो 2, ऊपर में पाई किया है तो पाई, और ये ऊपर वाला n नीचे आएगा तो हो जाएगा 2 पाई बाई n। तो एरिया ये हो गया। इतना क्लियर होगा सबको? अब देखिए क्या होगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 पाई बाई n क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई n टेंड्स टू 0। तो अगर 2 पाई बाई n टेंड्स टू 0 तो साइन 2 पाई बाई n डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई n क्या हो जाएगा? ये पूरा लिमिट हो जाएगा 1, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक लिमिट में पढ़ा होगा ना, साइन h बाई h व्हेन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है? ये होता है 1। तो उसी चीज़ को अब आप यहाँ पर यूज़ करिए, ये वाला जो चीज़ है पूरा चला जाएगा 1 पे, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? दिस इज एरिया ऑफ द n साइडेड पॉलीगॉन। तो अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो एरिया ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर। तो वही मैं तब से बता रहा था ना मेथड ऑफ एग्जॉशन में, कि अगर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन, ये जो n है, इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन वो किसके बराबर हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये बेसिक फंडा है मेथड ऑफ एग्जॉशन का या मेथड ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस की उत्पत्ति, ओरिजिन इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हुई कि अगर हम लोग नंबर ऑफ साइड्स को इनफाइनाइट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक कर्व्ड फिगर जो है वो एक एन साइडेड पॉलीगॉन से अप्रॉक्सीमेट हो सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई एक आर्बिट्ररी y इक्वल टू एफ एक्स कर्व दे रखा है, बिल्कुल आर्बिट्ररी सा है, ऊपर नीचे बिल्कुल डांस वांस करते हुए जा रहा है, और हमें फाइंड करना है कि x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक इस कर्व के नीचे एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। एग्जैक्ट एरिया हमें फाइंड करना है, उसका नाम हमने कैपिटल ए दे दिया है, हमें ये फाइंड करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये तो कर्व्ड फिगर है, इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो अभी जो हमने मेथड ऑफ एग्जॉशन में टेक्निक सिखाया था ना, कि ये तो आर्बिट्रेरी कर्व है, ये एरिया बिल्कुल कर्व टाइप का है, इसको फाइंड करने का तो कोई भी रूटीन फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, किस चीज़ से, वैसे किसी पॉलीगॉन से जिसका एरिया हमें पता होता है। तो सबसे सिंपल, आसान, सुंदर, सुशील तरीका होता है कि क्यों ना हम लोग इस शेडेड एरिया को रेक्टेंगल से अप्रॉक्सीमेट कर दें। छोटे छोटे यहाँ पर रेक्टेंगल्स बना देते हैं, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, और उन रेक्टेंगल्स का एरिया तो फाइंड करना आसान है ना, बिल्कुल आसान है। तो हम लोग वही करते हैं, हमें फाइंड करना था एरिया अंडर दिस कर्व। तो हमने क्या किया, इस एरिया को रेक्टेंगल से अप्रॉक्सीमेट किया। रेक्टेंगल्स का ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस एरिया ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस एरिया। लेकिन ध्यान रखिए, ये अप्रॉक्सीमेट होगा। क्यों अप्रॉक्सीमेट होगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये एग्जैक्टली इस शेडेड एरिया को तो एग्जॉस्ट कर नहीं पाया है। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये कर्व है, तो ये वाला एरिया तो छूट गया, ये वाला भी एरिया छूट गया, ये वाला एरिया छूट गया, यानी कि इसके कारण एरर आ गया। तो ये सब एरिया तो छूट गया, लेकिन ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया रेक्टेंगल में ये एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो रेक्टेंगल है ना, वो एग्जैक्ट एरिया को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला तो है, कुछ कुछ तो आपको बता रहा है कि हाँ इस शेडेड रीजन का क्या एरिया होगा। अब ये दोनों कर्व एक जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसी डायग्राम को हमने जूम आउट कर दिया है, तो ये ऐसा हो गया है, उसकी चिंता नहीं करनी है। बेसिक फंडा ये है कि अगर कोई कर्व्ड रीजन है, कर्व्ड लाइन है, उसके नीचे हमें एरिया फाइंड करना है, तो उस एरिया को हम लोग रेक्टेंगुलर रीजन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो इस रीजन का एग्जैक्ट एरिया अगर ए है, तो यहाँ जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका कितना एरिया होगा, बहुत सिंपल है। आप कोई भी एक आर्बिट्ररी रेक्टेंगल ले लीजिए और मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगल का जो बेस है वो xk-1 से लेकर के xk तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेस हुआ ना इस रेक्टेंगल का, उसका x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ है, xk-1 से लेकर के xk तक। ये आपको बता रहा है कि ये वाला जो रेक्टेंगल है वो kth रेक्टेंगल है। k क्या है, इंडेक्स ऑफ समेशन हो गया, रनिंग वेरिएबल हो गया। आप इसको k की जगह i भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, बुक्स में हर तरह का नोटेशन चलता है। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये जो kth रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, उसका लेफ्ट एंड कहाँ पर है, xk-1 पे है, राइट एंड कहाँ पर है, xk पर है, यहाँ पर है। तो इस रेक्टेंगल का, kth रेक्टेंगल का बेस क्या हो जाएगा, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं xk-1 ऐसे लिख सकते हैं। एक नोटेशन तो ये हो गया। या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए x कहाँ से कहाँ तक है, x स्टार्ट हुआ है a से और ख़त्म हुआ है b पर, और हम लोग मान लेते हैं कि ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं सबका बेस इक्वल है, यानी कि इस रीजन को x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b, यहाँ से a से लेकर के b तक, ये जो रीजन है ना, इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है, इसको पार्टीशन भी कहते हैं। तो अगर आप इस रीजन को a से लेकर के b तक, ये जो रीजन है, इसको अगर n इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो एक इंटरवल, ये जो इंटरवल है या इस रेक्टेंगल का जो बेस हुआ, उसका विड्थ कितना होगा इस रेक्टेंगल का। इसका विड्थ बहुत सिंपल है, इसका विड्थ हो जाएगा b - a डिवाइडेड बाई n।
तो इसी को हम लोग ऐसे लिख दें, डेल्टा एक्स लिख देते हैं। सेम नोटेशन है, आप सीधे डायरेक्टली b माइनस ए बाई एन भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो हमने एक रेक्टेंगल लिया उसका विड्थ कितना होगा, b माइनस ए बाई एन। अब इस रेक्टेंगल का हाइट कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइट तो हमें चाहिए ही ना, हमें फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, विड्थ इंटू हाइट। हाइट कितना होगा, हाइट होगा कि बीच में जो भी एक पॉइंट यहाँ पर है ना x इजकल टू सी के, तो उस जगह पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, यानी कि इसको आप f इंटू सी के लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल है, kth रेक्टेंगल, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट ये होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, एफ सी के इंटू विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। विड्थ कितना है भाई, b माइनस ए बाई एन है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इस पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल का एरिया। अब ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हैं, ऐसे n रेक्टेंगल्स हैं, और हमें फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ऐसे सारे एरिया को हम लोग ऐड कर दें। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n एफ सी के इंटू बी माइनस ए बाई एन। ये किसके बराबर होगा, ये कुछ समेशन होगा, इसको हम लोग एस एन लिख देते हैं। कुछ भी नाम देना है तो एस एन हमने नाम दे दिया है। तो देखिए ये एस एन क्या हो गया, ये एस एन हो गया सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज एन रेक्टेंगल्स। जो एन रेक्टेंगल्स बने हैं ना उनका सम हो गया एस एन। क्या ये एस एन इस ए के बराबर है, नहीं बराबर है। ये जो एस एन है ना ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है इस एरिया ए का। तो आप a इज इक्वल टू एस एन नहीं लिख सकते हैं, हाँ ये जरूर लिख सकते हैं कि दिस a इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एस एन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। a क्या है, a है एग्जैक्ट एरिया, बिल्कुल एकदम अप टू लास्ट डेसिमल प्लेस जो एग्जैक्ट एरिया हुआ इस शेडेड पोर्शन का, वो है a। एस एन क्या है, जो हमने रेक्टेंगल से इनको अप्रॉक्सीमेट कर दिया है ना, उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है एस एन। तो ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं होगा। एस एन जो है वो इस एरिया ए के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। लेकिन अब आपको मेथड ऑफ एग्जॉशन से आइडिया मिल रहा होगा कि अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो यहाँ पर हमने बनाया है, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम लोग बढ़ाते जाएं तो ये एस एन जो है वो एग्जैक्टली टेंडिंग टू ए हो जाएगा। क्यों ए हो जाएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेथड ऑफ एग्जॉशन की यही तो खूबसूरती होती है। पहले तो आप इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली ग्राफ से समझिए। आप यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते जा रहे हैं, एरर देखिए छोटा होता जा रहा है। पिछले फिगर में एरर थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पर एरर कम हो गया। यहाँ से हम आगे बढ़ें तो हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को और बढ़ा दिया। इसमें हो सकता है कि करीब 40-50 रेक्टेंगल हो। तो देखिए कर्व्ड के अंदर जो एरिया है और रेक्टेंगल्स का जो एरिया है इस वाले फिगर में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल हो गया। यहाँ पर आपको कुछ भी एरर दिख रहा है क्या, कुछ भी एरर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमने यहाँ पर बहुत बढ़ा दिया है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया है। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने से क्या होता है, बेसिक फंडा समझिए। अभी हमने ये बताया कि ये जो एस एन है ना, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल दीज एन रेक्टेंगल्स, ये ए के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। लेकिन अगर हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें तो ये जो एस एन है ना एक लिमिट को टेंड करेगा और दैट लिमिट विल बी ए। तो ये बेसिक फंडा होता है इंटीग्रल कैलकुलस का। अब इसमें 2-3 पॉइंट है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहला पॉइंट तो बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आपने ये जो सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स लिया है उसमें ये एफ सी के कैसे चूज़ किया, सी के कौन सा पॉइंट है। आप सी के यहाँ भी ले सकते हैं, सी के यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। कौन सा पॉइंट, कौन से एक्स को आपने सी के बना दिया है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये। क्योंकि जो kth रेक्टेंगल है उसका बेस कहाँ से कहाँ तक है, एक्स के माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है और एक्स के तक जा रहा है। सी के कौन सा पॉइंट है, इस इंटरवल में एक्स के माइनस 1 से एक्स के तक, इस इंटरवल में कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है सी के।
तो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सी के आप किस पॉइंट को ले रहे हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट वाले को ले रहे हैं कि राइट एंड पॉइंट वाले को ले रहे हैं कि बीच वाले किसी पॉइंट को ले रहे हैं या बीच से 50% पीछे या आगे वाले पॉइंट को ले रहे हैं, किस पॉइंट को ले रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप सी के किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, लिमिट जब लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मैं अभी समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सी के है ना, इस क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम एक्स के -1 टू एक्स के, इसके बीच में कोई भी पॉइंट सी के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब आप एस एन सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एस एन क्या है, एस एन है ये चीज़ एफ ऑफ सी के इंटू बी माइनस ए बाई एन। तो अगर सी के कहीं लेफ़्ट वाले में है तो कुछ और वैल्यू होगा, सी के कहीं और दूसरे पॉइंट पर है तो इस एस एन की कुछ और वैल्यू होगी। लेकिन जब आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें एस एन, तब सी के कहाँ पर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करिएगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई एन टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी कि ये जो इंटरवल है ना, इसका विड्थ छोटा होता जा रहा है, ज़ीरो की तरफ होता जा रहा है। यानी कि आप दोनों साइड से इसको स्क्वीज कर रहे हैं। ये जो इंटरवल है, इंटरवल कहिए या इस केथ रेक्टेंगल का जो बेस है वो स्क्वीज होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो जब ये केथ इंटरवल ही दोनों साइड से स्क्वीज हो रहा है तो सी के आप बीच में लीजिए या लेफ़्ट में लीजिए या राइट में लीजिए या कहीं भी लीजिए इस इंटरवल में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इंटरवल जो है वो इन्फिनिट्सिमल विड्थ का हो गया, बहुत ही छोटे विड्थ का हो गया, 0.0000001 एंगस्ट्रॉन का हो गया। तो जब इतना छोटा इंटरवल है तो आप सी के को लेफ़्ट में लीजिए, राइट में लीजिए, बीच में लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो एस एन है ना, इसकी वैल्यू अंडर द कंडीशन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इस सी के पर डिपेंड नहीं करती है। और उस केस में हम लोग क्या लिख देते हैं कि दिस एरिया ए इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन। तो जो हम लोग एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं इस एस एन में, तो ये एस एन एरिया ए के एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या हर केस में इस एस एन का लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा? जरूरी तो नहीं है ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेज होते हैं जिनका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो क्या ये हमेशा ज़रूरी है कि आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन करिएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करे, वो इस ए के बराबर हो जाए? तो क्या ये ज़रूरी है क्या? मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरी है। किस केसेस में? अगर ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, अगर ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो इस लिमिट को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ना सिर्फ एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, बल्कि ये एग्जिस्ट करेगा और ए के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो लिमिट है वो ए ही होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सी के वी आर चूजिंग। तो ये बहुत ही डीप थियरम है इंटीग्रल कैलकुलस का, जिसका डेरिवेशन वगैरह आपको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन आइडिया समझ लीजिए। आइडिया ये है कि हम लोग धड़ल्ले से लगा तो देते हैं कि भाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन कर दो, वो एरिया ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये कब हो सकता है? जनरली +2 लेवल पे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए तो होता ही होता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये तभी हो सकता है अगर ये फंक्शन f जो है वो इंटीग्रेबल है। इनफैक्ट इंटीग्रेबल फंक्शंस का डेफिनेशन ही यही है। कोई फंक्शन f इंटीग्रेबल तभी कहलाता है जब ये एस एन जो सीक्वेंस है उसका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन एग्जिस्ट करता है, और वो लिमिट ए के बराबर होता है, और वो लिमिट इस सी के पर डिपेंड नहीं करता है। सी के आप कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए उस इंटरवल में, उस केथ इंटरवल में सी के कोई भी पॉइंट हो, लेफ्ट वाला पॉइंट हो, राइट वाला पॉइंट हो, बीच वाला पॉइंट हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन सी के पर डिपेंड नहीं करता है, वो ए के बराबर होता है। और वैसे फंक्शन को कहते हैं इंटीग्रेबल फंक्शन। Function is integrable if this limit exists and is unique irrespective of the value of ck we choose। अब मैं इस पॉइंट को और थोड़ा समझाता हूँ कि एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
ये जो लिमिट है एस एन वो सी के पर क्यों नहीं डिपेंड करता है। बेसिक फंडा देखिए इसमें क्या है कि जैसे जैसे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है इस इंटरवल को आप स्क्वीज कर रहे हैं दोनों साइड से। इंटरवल का विड्थ तो छोटा होता जा रहा है, विड्थ क्या है इसका b माइनस ए बाई एन। तो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस ए बाई एन जो इंटरवल का विड्थ है दिस विल टेंड टू जीरो, यानी कि ये जो इंटरवल है वो दोनों साइड से सिकुड़ता जा रहा है। ये सिकुड़ता जा रहा है तो सीके के पास बहुत कम एल्बो रूम है कि भाई इधर उधर वो भाग सकता है, क्योंकि ये जो इंटरवल है ये ऐसा है कि इसका लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट चिपकता जा रहा है। मान लीजिए कि दोनों साइड से बड़े बड़े लोहे के प्लेट लगे हुए हैं और बीच में कोई मच्छर बेचारा यहाँ पर भनभना रहा था। तो जब तक लोहे का प्लेट दूर दूर था तो तब तक तो मच्छर को बहुत मज़ा आ रहा था कि लेफ़्ट भी जा सकता था, राइट भी जा सकता था, जिधर चाहे उधर जाए। लेकिन जब ये लोहे का दोनों प्लेट सिकुड़ता जा रहा है, सटता जा रहा है तो बेचारे इस मच्छर के लिए तो अब कोई एल्बो रूम, कोई जगह बचा ही नहीं है ज़्यादा भनभनाने का, ज़्यादा लेफ़्ट राइट करने का। यानी कि इस सीके के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीके के पास ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एफ सीके के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस फंक्शन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसकी वैल्यू उस छोटे से इंटरवल में चेंज हो। और जैसे जैसे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है तो इस इंटरवल का विड्थ क्या है, बहुत ही छोटा हो जाता है, इन्फिनिट्सिमल विड्थ का हो जाता है, जिसको हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस की भाषा में dx भी कहते हैं ना। अभी मैं आगे ये सब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर dx और n में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम लोग 1/n से dx में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो सब आपको आगे सिखाऊंगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जो इंटरवल है ना ये बहुत ही छोटा हो जाता है, तो सीके के पास कोई एल्बो रूम नहीं है कि ये इधर उधर ज़्यादा छटपटा सके। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिलेटेड है जैसा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और वीटी ग्राफ दे रखा है और ये वाला जो ब्लू कर्व है ना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ तो टाइम t0 से लेकर के t1 तक कितना डिस्टेंस उस पार्टिकल ने कवर किया। तो आप क्या करते हैं, आप एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं, कितना बड़ा, आप एक डेल्टा t टाइम इंटरवल लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फाइंड करते हैं कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया, कितना हो जाता है v इंटू डेल्टा टी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि v हम लोग क्या लें, क्योंकि v तो वेरिएबल है, तो इस डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है इसके बीच में v की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो ये वाला v की वैल्यू लें या ये वाला लें या ये वाला लें या ये वाला लें, कौन सा वैल्यू लें, आप कोई भी ले सकते हैं और हर v की वैल्यू के लिए डिस्टेंस अलग अलग आएगा। लेकिन कैलकुलस की खूबसूरती यहीं पर आती है कि अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए, यानी कि ये वाला टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाए, मान लीजिए कि टाइम इंटरवल हो गया है डेल्टा टी हो रहा है 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकेंड, एकदम छुटकू सा टाइम इंटरवल है, दिखाने को मैंने इसको बड़ा बना दिया है लेकिन छोटा सा टाइम इंटरवल है। तो आप वेलोसिटी यहाँ वाला लीजिए या यहाँ वाला लीजिए या यहाँ वाला लीजिए या राइट मोस्ट एंड का लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस रीजन या डिस्टेंस कवर्ड इन दिस रीजन। तो जो टाइम इंटरवल है ना या जो x है वो आप इतना छोटा लेते हैं कि ये एज्यूम किया जा सकता है कि उस छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी ज़्यादा चेंज नहीं किया होगा। क्या इस टाइम इंटरवल में किसी भी कार का या बाइक का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी कि टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि इस टाइम इंटरवल में आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट दिस टाइम इंटरवल कांस्टेंट है। या आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कोई भी वेलोसिटी ले लीजिए किसी भी टाइम इंस्टेंट का, आपको v इंटू डेल्टा टी जब करेंगे और समेशन करके लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो ये बेसिक फंडा होता है इंटीग्रल कैलकुलस का कि इस इंटरवल को इतना छोटा कर दीजिए कि जो सम ऑफ रेक्टेंगल्स है वो सीके पर डिपेंड ही नहीं करे। एफ सीके के बदले आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट या राइट मोस्ट पॉइंट ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस समेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें एक और पॉइंट बहुत ही खूबसूरत ये है कि ये जो समेशन है वो कितने टर्म्स का समेशन है, n टर्म्स का समेशन है। अब जब हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गया ना।
अब बच्चों को लगता है कि सर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका सम इनफाइनाइट क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है और नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बेसिक फंडा उसका मैं समझाता हूँ। ये जो Sn है इसमें कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, यानी कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। लेकिन हर इंडिविजुअल टर्म क्या है? हर इंडिविजुअल टर्म बहुत छोटा है, क्योंकि एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो देखिए b माइनस ए बाई एन क्या है? बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये बिल्कुल मान लीजिए कि 10 टू द पावर -20 -30 टाइप्स का हो गया। यानी कि हर इंडिविजुअल टर्म बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा 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 टर्म है आपके पास। लेकिन ऐसे छोटे 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 बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं। तो अगर बहुत सारे छोटे 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 चीज़ को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका जो नेट एडिशन होने के बाद आपको जो मिलेगा वो कोई फाइनाइट नंबर 10, 20, 30, 40 मिल सकता है जो a के बराबर होगा। तो ये बहुत ही फाइन पॉइंट है। बच्चे इसमें उलझते हैं कि सर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दिया, फिर भी देखिए आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो हैं, लेकिन उन टर्म्स की इंडिविजुअल वैल्यूज़ ये क्या है? बहुत ही कम है। इसका सिंपल एनालॉजी ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको एक सैंड पार्टिकल दिया जाता है, उसका मास कितना होता होगा? मान लीजिए कि 10 टू द पावर -6 मिलीग्राम है, बहुत ही छोटा होता है एक सैंड पार्टिकल का मास। लेकिन अगर आपको एक ट्रक सैंड दिया जा रहा है तो उस एक ट्रक में कितने सैंड पार्टिकल्स होंगे? बहुत सारे, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सैंड पार्टिकल्स होंगे। एक इंडिविजुअल सैंड पार्टिकल का मास बहुत कम है, लेकिन इस तरह के अगर आप बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सैंड पार्टिकल्स मिला देंगे, एक ट्रक या एक ट्रैक्टर सैंड बन गया तो उसका मास कितना होगा? 10 टन, 20 टन, 30 टन, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी हो ना कि ये तो बहुत ही छोटा चीज़ है, इससे हमें कैसे एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल गया, तो आप सैंड पार्टिकल्स और 1 ट्रक या 1 ट्रैक्टर ऑफ सैंड को ज़रूर ध्यान में रखिए। हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो बेचारा छोटा सा है ना b माइनस ए बाई एन, बिल्कुल हल्का सा प्राणी है, बिल्कुल एक सैंड पार्टिकल की तरह है, बिल्कुल एक वाटर मॉलिक्यूल टाइप का है। उसका मास एकदम कम है, 10 टू द पावर -10 माइक्रोग्राम्स भी नहीं है। ठीक है, उतना छोटा सा प्राणी है। लेकिन ये अकेले इतना छोटा है, लेकिन ये अपने बहुत सारे साथियों के साथ जब मिल जाता है, इनफाइनाइटली मेनी साथियों के साथ मिलता है, तो इसकी अपनी कुछ शक्ति हो जाती है जो a के बराबर होती है। तो एक कोटेशन होता है ना, संघे शक्ति कलयुगे, एग्जैक्टली वही चीज़ है। देखिए ये जो इंडिविजुअल टर्म है अकेला बहुत ही छोटा है, लेकिन अपने बहुत सारे साथी के साथ जब ये मिल जाता है, समेशन कर लेता है, तो इसकी वैल्यू एक फाइनाइट a के बराबर हो जाती है। तो ये बेसिक फंडा है कि ये जो समेशन है इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, फिर भी इसका समेशन का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर के बराबर क्यों है। तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं Sn के बराबर, और ये अप्रॉक्सीमेशन एग्जैक्ट हो जाता है अंडर द कंडीशन व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ सी के इंटू बी माइनस ए बाई एन। अब इसमें सी के क्या है? सी के इस kth इंटरवल में कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्स के -1 से लेकर के एक्स के, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट ये सी के हो सकता है। तो अभी हम लोग 2 स्पेशल केस लेते हैं। पहला केस तो ये लेंगे कि अगर ये सी के लेफ्ट एंड पॉइंट हो जाए तो ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, और दूसरा केस लेंगे कि अगर सी के यहाँ का राइट एंड पॉइंट हो जाए तो ये समेशन कैसा होगा। और इस समेशन का एक नाम भी होता है सुंदर सा, उसको कहते हैं रीमान सम्स। रीमान इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीमैन नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस में काफ़ी काम किया। तो ये सब जितने भी सम्स हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो एसेंस हैं समेशन k इक्वल टू 1 to n, ये सारे समेशंस को रीमान सम्स बोलते हैं। और अभी हम लोग 2 केस कंसिडर करेंगे। पहला केस जिसमें ये वाला सी के पॉइंट लेफ्ट एंड पॉइंट होगा, और दूसरा केस जिसमें ये वाला सी के पॉइंट राइट एंड पॉइंट होगा। सी के लेफ्ट एंड पॉइंट हो तो सी के क्या हो जाएगा? a प्लस के टाइम्स b माइनस ए बाई एन
और इसको कर दीजिए समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 और इसमें f ऑफ दिस थिंग कर दीजिए इंटू b माइनस a बाई एन। अब ये बहुत ही लंबा सा एक एक्सप्रेशन, डरावना सा एक्सप्रेशन आप लोग को दिख रहा होगा। ये एक्सप्रेशन सिंपली ये बता रहा है कि ये जो सी के पॉइंट है वो इसके बराबर है। इसके बराबर क्यों होगा? आप इस इंटरवल का लेफ्ट एंड पॉइंट जो होता है उसको कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट को। तो हम लोग जब k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए k इक्वल टू 0 करिएगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, f ऑफ a, लेफ्ट एंड पॉइंट पर आ गए। उसके बाद जब आप k इक्वल टू 1 करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो हर इंटरवल के आप लेफ्ट एंड पॉइंट का समेशन ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम लोग लेफ्ट एंड पॉइंट पे समेशन करेंगे तो k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और k इक्वल टू n माइनस 1 पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n रेक्टेंगल्स हैं, n इंटरवल्स हैं। तो अगर आपने k इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है तो k इक्वल टू n माइनस 1 पर ख़त्म होगा ये समेशन। और इस समेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट रीमान सम्स। इसको लेफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सी के कहाँ हम लोग ले रहे हैं, उस kth इंटरवल के लेफ्ट एंड पॉइंट पे ले रहे हैं। तो इसको कहते हैं लेफ्ट रीमान सम। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने का। इस ए और बी को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को रटिए मत, इसको देखकर घबराइए भी मत। ये मोस्ट जनरल केस है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर हम लोग राइट रीमान सम लेंगे, यानी कि उस इंटरवल का राइट वाला पॉइंट लेंगे, तो सब कुछ देखिए एग्जैक्टली सेम रहेगा। बस ये जो k इक्वल टू 0 से n माइनस 1 हमने किया है वो हो जाएगा k इक्वल टू 1 से n, क्योंकि अगर आप k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए पहला पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा और लास्ट पॉइंट यहाँ पर होगा। तो ये सारे देखिए इंटरवल का राइट एंड हो गया। तो इंटरवल का आप लेफ्ट एंड पॉइंट लेकर समेशन करिए या राइट एंड पॉइंट लेकर समेशन करिए, अंडर द कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, a के बराबर आएगी। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि कोई फंक्शन अगर इंटीग्रेबल हो तो अंडर द कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसका वैल्यू a के बराबर होता है। सी के कुछ भी हो, सी के या तो लेफ्ट एंड पॉइंट हो या राइट एंड पॉइंट हो, इस लिमिट की वैल्यू हमेशा a होती है। तो लेफ्ट एंड पॉइंट में बस ये ध्यान रखना है कि k इक्वल टू 0 से n माइनस 1 होता है, राइट एंड पॉइंट में यही चीज़ k इक्वल टू 1 से n हो जाता है। अब हम लोग इस लंबे से डरावने फॉर्मूले का एक बहुत ही अच्छा, सुंदर, सुशील, सिंपल सा केस लेंगे। सिंपल सा केस ये होगा कि a की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं और b की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो इस मोस्ट जनरल केस में जब आप a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो b माइनस a बाई एन है वो हो जाएगा 1 माइनस 0 बाई एन, यानी कि ये 1 बाई एन हो जाएगा। ये a 0 हो जाएगा, यहाँ k बाई एन हो जाएगा। तो ये जो लंबा सा जो फॉर्मूला है ना समेशन वाला, वो सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो रहेगा ही, समेशन कर दीजिए k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा f ऑफ b माइनस a बाई एन है, यानी कि 1 बाई एन हो गया, और k बाई एन इंटू 1 बाई एन। और ये सब क्या हुआ, ये सब हो गया लेफ्ट रीमान सम। ये ध्यान रखिए ये लेफ्ट रीमान सम हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, k इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक जा रहे हैं। और अगर हम लोग राइट रीमान सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट रीमान सम लीजिएगा तो ये चीज़ हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ k बाई n इंटू 1 बाई n। ये कौन सा हो गया, ये हो गया राइट रीमान सम। तो राइट हो या लेफ्ट हो, ये अंदर वाला चीज़ तो एज इट इज रहता है, बस ये जो इंडेक्स है ना वो चेंज होता है। लेफ्ट रीमान सम में ये k इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक जाता है, राइट रीमान सम में ये k इक्वल टू 1 से n तक जाता है। क्लियर हो गया। अब ये जो नोटेशन हमने लंबा सा समेशन वगैरह के टर्म्स में लिखा है, इसी नोटेशन को हम लोग इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे मैं अभी बताता हूँ। इस नोटेशन को जब आप इंटीग्रेशन में चेंज करिएगा तो देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये 1 बाई एन क्या हो जाएगा, 1 बाई एन विल टेंड टू 0। ये एक बहुत ही छोटा नंबर बनता जा रहा है। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस की भाषा से जानते हैं कि बहुत ही छोटा नंबर क्या होता है, dx। तो ये जो 1 बाई एन है ना, ये dx बन जाएगा। अब ये जो f ऑफ k बाई एन है ये बन जाता है f ऑफ x, और जो समेशन है ये बन जाता है इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखिए
कैसे चेंज हो रहा है नोटेशन। समेशन है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन, एफ ऑफ के बाई एन बन गया एफ ऑफ एक्स, 1/n बन जाएगा dx, ये देखिए 1/n बन गया dx, एफ ऑफ के बाई एन बन गया एफ ऑफ एक्स, समेशन बन गया इंटीग्रेशन। अब रही बात कि इस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोअर लिमिट होता है यहाँ पर जो आपने इस समेशन में लोअर इंडेक्स लिया है ना, जैसे यहाँ पर है k इक्वल टू 1, तो इस 1 को n से डिवाइड कर दीजिए और कंडीशन ले लीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1/n, तो अंडर कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, k इक्वल टू 0 है तो 0/n क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हुआ, लोअर लिमिट हो गया, लिखो यहाँ पर 0। और अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट होगा जो ऊपर वाला चीज़ है उसको भी n से डिवाइड करिए और उसके बाद लिमिट ले लीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n/n करने पे क्या आ जाएगा 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो अपर लिमिट हो गया 1। तो ये ध्यान में रखिए कि समेशन से हम लोग इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समेशन को इंटीग्रेशन सिंबल से कन्वर्ट कर दिया, एफ ऑफ के बाई एन को एफ ऑफ एक्स कर दिया, 1/n को dx कर दिया, और इसका जो लोअर इंडेक्स है उसको n से डिवाइड किया और लिमिट लिया, तो जो आया नीचे में लिख दिया, यहाँ पर 0 आएगा। अपर जो इंडेक्स है उसको n से डिवाइड किया और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिया, जो आया यहाँ पर लिख दिया। अपर इंडेक्स इस केस में देखिए क्या है n-1, तो n-1/n करिए और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1-1/n, 1/n विल टेंड टू 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इस केस में भी यहाँ पर आपको 1 मिल गया। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये जो समेशन है इसमें यहाँ पर जो हमने k इक्वल टू 1 से n लिखा है, ये k क्या है, ये रनिंग वेरिएबल है। आप क्वेश्चन में k की जगह यहाँ पर कभी कभी r भी देखेंगे, k की जगह i भी देखेंगे, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह x यहाँ पर डमी वेरिएबल का काम करता है ना, आपने डेफिनेट इंटीग्रल वाले प्रॉपर्टीज़ में या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मैंने समझाया था कि x dx क्या है, x तो डमी है, x की जगह आप y लिख दीजिए, fy dy लिख दीजिए, ft dt लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह ये जो k है ये डमी वेरिएबल है, k की जगह r लिख दीजिए, i लिख दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि यहाँ पर देखिए n दे रखा है, अगर मैं समेशन ऐसा कर दूं कि n के साथ साथ n-5 कर दूं, तो क्या ये समेशन सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये बहुत ही फाइन पॉइंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको मैंने एक बार क्वेश्चन दिया था कि एक बार बेटा ये लो समेशन k इक्वल टू 1 से n है और सब में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा हुआ है, और दूसरा है समेशन k इक्वल टू 1 से n-5 और दोनों में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो बताओ तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को, हर किसी को नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला बड़ा होगा क्योंकि इसमें n ज़्यादा टर्म्स है, इसमें कम टर्म्स हैं। ये बिल्कुल गलत लगता है। क्यों ये गलत है, दो रीज़न मैं देता हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये समेशन है, तो इसको जब आप इंटीग्रेशन वाले सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ अगर n-5 भी हो तो भी अपर लिमिट तो 1 ही रहेगा ना। अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, ये करते हैं ना, n-5 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा और कंडीशन क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 1-5/n, 5/n विल टेंड टू 0, यानी कि अपर लिमिट 1 रहा। तो यहाँ पर अगर n-5 हो जाए या n+10 हो जाए या n-5000 हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपर लिमिट तो 1 ही रहेगा इंटीग्रेशन में, तो इसलिए इस समेशन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये जो समेशन है ना k इक्वल टू 1 से n या k इक्वल टू 0 से n-1, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इस इनफाइनाइट टर्म्स में आप 5 टर्म को हटा लीजिए या 10 टर्म को ऐड कर दीजिए, या यहाँ पर आप k इक्वल टू 1 के बदले k इक्वल टू 10 से स्टार्ट कर दीजिए, तो भी इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल बेसिक फंडा है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस केस में भी अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है। इंटीग्रेंड ये f(x) सेम है, सब कुछ सेम है, तो वैल्यू तो a के बराबर ही रहेगा ना, तो इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। दूसरा रीज़न फ़र्क नहीं पड़ने का ये भी है क्योंकि देखिए इस समेशन में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो वो सैंड पार्टिकल वाला एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास मान लीजिए कि एक ट्रक सैंड है, ठीक है, एक ट्रक बालू है।
आपका फ्रेंड उसमें से आकर के अगर 5 सैंड पार्टिकल्स निकाल लेता है तो क्या उस ट्रक में कितना सैंड है उसके मास पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स में से अगर आप 5 सैंड निकाल लेते हैं या 10 सैंड को ऐड कर देते हैं तो भी उस ट्रक में कितना सैंड है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ भी है। ये देखिए k=1 से n है, इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें से आप 5 निकाल लीजिए, 10 ऐड कर दीजिए, 15 ऐड कर दीजिए, 5000 माइनस कर दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक केस में फ़र्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ किस केस में फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रक सैंड है और आपका फ्रेंड आकर के उसमें से 10% सैंड को निकाल लेता है, तब तो फ़र्क पड़ेगा। आपके पास पहले अगर 10 टन सैंड है तो अब कितना सैंड रहा? 9 टन रहेगा। तो अगर इस n की जगह यहाँ पर आप c टाइम्स n कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पर n की जगह cn कर दीजिए, तब चेंज हो जाएगा। और चेंज होकर के क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर cn हो गया तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? cn डिवाइडेड बाई n अंडर द कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cn बाई n क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो अपर लिमिट यहाँ पर c हो जाएगा। जैसे ही अपर लिमिट चेंज हुआ इस इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि ये जो समेशन है ना, इसके इंडेक्स में कब कब चेंज करने से क्या क्या चेंज होता है। इसके इंडेक्स में k=1 से n है या n-5 हो जाए, n+10 हो जाए, n-5000 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंडेक्स में k=1 या k=0 से यहाँ पर अगर cn हो जाए ना, तो इस केस में अगर cn हो गया तो फ़र्क पड़ेगा। अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन उस केस में यहाँ पर c हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए कि ये वाला समेशन क्या है? लेफ्ट रीमान सम है, ये वाला राइट रीमान सम है। लेफ्ट और राइट में वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। सिर्फ ये जो रनिंग वेरिएबल है ना, उसका इंडेक्स अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करता है। इस केस में ये k=0 से स्टार्ट किया तो n-1 पे ख़त्म होगा। राइट वाले केस में ये k=1 से स्टार्ट करेगा तो n पे ख़त्म होगा। लेकिन दोनों केस की वैल्यू किसके बराबर होगी? इंटीग्रल 0 to 1 fx dx के बराबर होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हर बुक में मिल जाएंगे कि कुछ समेशन दे रखा होगा, उस समेशन को आप इंटीग्रल में चेंज करिए और उसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो समेशन को इंटीग्रल में चेंज करते टाइम आपको क्या करना होगा? आपको समेशन के अंदर जो टर्म्स है उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना होगा। मैनिपुलेशन इस तरह करिए कि फाइनली आप इस फॉर्म में आ जाइए। इस फॉर्म में 1/n एक होना चाहिए, साथ में f(k/n) हो, k की जगह r/n हो जाए या i/n हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो समेशन के अंदर इस फॉर्म में टर्म्स होने चाहिए। जब इस फॉर्म में टर्म्स आ गए तो आप डायरेक्टली उनको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल fx dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगा? इसका जो लोअर लिमिट है उसको n से डिवाइड कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए, जो आया वो लोअर लिमिट हो जाएगा। यहाँ पर जो अपर टर्म है उसको n से डिवाइड कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो आएगा वो इस इंटीग्रल का अपर लिमिट हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि समेशन यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं। अब इस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होगा? आप देख रहे हैं कि हर टर्म में क्या है? 1/√4n² -4 है, 9 है, यानी कि r² है। और लास्ट में जाकर के क्या हो गया? 3n² हो गया, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में 4n² -n² होगा, तभी तो अंदर में यह 3n² आ गया। यानी कि आप इस सीक्वेंस का जनरल टर्म लिख सकते हैं समेशन 1/4n² -k²। k कहाँ से कहाँ है? k=1 से k=n तक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो रहेगा ही। तो देखिए इसी सीक्वेंस को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। जब k की वैल्यू n हो जाएगी तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 4n² -n², यानी कि √3n²। अब इसको आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ डिनोमिनेटर से n² को कॉमन लेकर के रूट के बाहर निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सब कुछ तो रहेगा ही, समेशन वगैरह, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी रहेगा। ये हो जाएगा 1/n, और अंदर में क्या बचेगा? 4 रहेगा -k²/n², ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो हर किसी में रहेगा ही, यहाँ भी रहेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n 1/n इंटू 4 माइनस के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अभी जो हमने फॉर्मूला दिखाया था उसमें भी ऐसा ही कुछ था ना, समेशन था, फिर एफ ऑफ के बाई एन था, फिर 1/n था। तो देखिए 1/n आ गया, एफ ऑफ के बाई एन यानी कि ये जो है ये फंक्शन हो गया। एफ ऑफ के बाई एन का मतलब क्या हो जाएगा, 4 माइनस के बाई एन होल स्क्वायर। तो इस समेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लोअर लिमिट है के इक्वल टू 1 तो 1/n क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट है n तो n/n हो गया 1, ये 1/n तो dx बन जाएगा। तो dx भाई तुम इधर आ जाओ, और ये फंक्शन क्या है, फंक्शन है ये वाला चीज़ 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस के बाई एन होल स्क्वायर, ये है ना फंक्शन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस के बाई एन होल स्क्वायर। तो हम लोग इस एफ ऑफ के बाई एन को क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो जब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपल, ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, इसको सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/6। तो अभी जो उतना लंबा सीक्वेंस दे रखा था उसका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आ गया, π/6। तो ये बेसिक फंडा है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेन इसमें पॉइंट होता है कि जो समेशन के अंदर जो टर्म्स दे रखे हैं उनको आप इस फॉर्म में ब्रेक करिए, 1/n इंटू एफ ऑफ के बाई एन, उस फॉर्म में ब्रेक करिए। उसके बाद आप आसानी से इस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समेशन के अंदर जो भी टर्म हो ना उसको आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, एफ ऑफ के बाई एन इंटू 1/n, और उसके बाद एफ ऑफ के बाई एन को एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, 1/n को dx लिख दीजिए। उसके बाद आसानी से इस इंटीग्रल को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये 5 प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, सभी सिंपल प्रॉब्लम ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट कोई नहीं है।